हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ सेंटर फॉर एम्बिशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैनी आर्टिकल्स। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो कि हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, देखते हैं उन आर्टिकल्स को और समझते हैं वो कैसे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम कौन कौन से आर्टिकल्स देखने वाले हैं। हमने कल भी ये चीज देखी थी कि इंडिया एस्टिमेट कर रहा है अपना जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इंडिया अपना जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस ने उस पर टैरिफ्स लगाए हैं। अगेन वो चीज दोबारा न्यूज में आई है कि यूएस ने दोबारा वार्न किया है कि यूएस के जो टैरिफ्स लग रहे हैं वो यूएसए और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि इंडिया ग्रो करेगा बावजूद इसके कि उस पर इंडिया पर अभी टैरिफ्स लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, उसके बावजूद भी इंडिया ग्रो करेगा। ठीक है, दिस ट्रम्प क्लियर्स बिल टू स्लैप अप टू 500%। ठीक है, ये 500% तक के टैरिफ्स लगाने की बात यूएसए के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें आईएसए से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, यूएनएफसीसीसी, ये दो न्यूज आपस में कोरिलेट करती हैं कि यहां पर जो यूएसए है, यूएसए ने बहुत एक डिसीजन लिया है, ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें यूएसए ने कहा है कि वो विड्रॉ कर लेगा दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। इन दोनों से यूएस विड्रॉ करेगा। ठीक है, इसके बाद वॉइस फॉर पीपल्स ड्रिवन कंजर्वेशन, बहुत दुखद न्यूज हमारे सामने आई है। कल हमारे माधव गडगल जी का निधन हो गया, उसे उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये न्यूज़ है और 3 आर्टिकल्स इस चीज़ से रिलेटेड आज न्यूज़पेपर में थे। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिक सा आर्टिकल मिला है जो वन लाइनर हो सकता है, पीसीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट है, प्लस जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टेट न्यूज है। इसके बाद गवर्नमेंट सीक्स फीडबैक ऑन ड्राफ्ट बिल टू रेगुलेट पेस्टिसाइड। सरकार ने पेस्टिसाइड से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया है और इस पर लोगों के ओपिनियंस मांगे हैं। आगे आने वाले पार्लियामेंट का जो सदन का सत्र होगा उसमें इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। एक नई स्कीम है टैक्स रैम्प स्कीम्स, इट इज रिलेटेड विद टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक स्कीम है। ठीक है, और एक एडिटोरियल है जीएसडीपी, ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। UN body packs India's growth at 7.2 this fiscal year. Okay, क्या है यहां पर? यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडेसा। यूएनडेसा, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। उन्होंने इस चीज को एस्टिमेट किया है कि इंडिया पर क्या होगा। इंडिया जो है टैरिफ्स के लगने के बावजूद भी, जो यूएसए ने टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पर, उन टैरिफ्स के बावजूद भी इंडिया जो है ग्रो करेगा 7.2% से इन दिस फिस्कल ईयर। ओके, इस फिस्कल ईयर में इंस्टेड ऑफ द टैरिफ्स इंडिया विल ग्रो। ओके, बाय लार्ज, ऐसी बात यहां पर करी गई है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहां पर 2003 से लेकर 2017 तक हम यहां थे और फिर धीरे धीरे हमारा जो है ग्राफ डाउन गया। ये यूएन डेसा की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, लेकिन फिर हम जाते हैं और हम एक स्टेबल पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, 6.8 और 7.2 जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है इस बार। ठीक है, 7.2 यूएन डेसा ने प्रेडिक्ट किया है डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएसए ने हम पर टैरिफ्स लगाए हैं। उसके बावजूद भी यूएन डेसा की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया विल ग्रो एट 7.2%। 7.2% की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएसए ने हम पर टैरिफ्स लगाए हैं। ठीक है, ये पूरे आर्टिकल में यही बात कही गई है। टैक्स रिफॉर्म्स जो है, however the report warned that continuing tariffs could weigh on the economy as 18% of Indian export are US bound। ठीक है, यहां पर बस एक वार्निंग दी गई है कि यूएस के जो टैरिफ्स हैं, अगर शॉर्ट टर्म में ये टैरिफ्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म में ये टैरिफ्स रहते हैं तो इंडिया की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में ये टैरिफ्स रह जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि 18% जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं यूएसए में, वो 18% है। ठीक है, 18% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर यूएस बाउंड। यूएसए में हम अपना 18% जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
टैरिफ्स क्या हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार और कवर कर लेते हैं. व्हाट आर टैरिफ्स? सपोज ये इंडिया है और ये है यूएसए. अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है से सपोज 100 रुपीज का, ठीक है, ये यूएसए में जाता है. फिलहाल यूएसए ने 25% का टैरिफ लगाया है, तो ये जो 100 रुपीज का जो प्रोडक्ट है इस पर 25% टैरिफ मिलेगा. अब ये यहां पर बिकेगा 125 का, ठीक है. अब ये चीज कही गई है, अब 125 का यहां पर टैरिफ मिलेगा. अब होगा क्या, यहां के जो डोमेस्टिक मार्केट में है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट जो यूएसए का है, वहां पर हमारी जो सेल है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी. अब सेल ड्रॉप डाउन हो जाएगी तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी. इससे क्या होगा, इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं दे विल ड्रॉप डाउन, वो नीचे गिर जाएंगे. और जो इंपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमको उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो रहेगा, इससे क्या होगा, हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा. ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा और ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छा खासा इफेक्ट डाल सकता है. ठीक है, ये थी पूरी कहानी इस आर्टिकल से रिलेटेड. अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. इट इज इन द कंटिन्यूएशन, टैरिफ से रिलेटेड ही न्यूज है. क्या न्यूज है? ट्रंप क्लियर्स बिल टू स्लैप अप टू 500% टैरिफ ऑन बाइंग रशियन ऑयल. 500% तक टैरिफ्स लगाए जाएंगे उन नेशंस पर जो अभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं. यहां पर दो बातें कही हैं, ठीक है. यूएसए ने क्या दो बातें कही हैं? वो कंट्रीज जो रशिया से ऑयल प्लस यूरेनियम, ठीक है, अब यहां पर ये मजेदार एक पॉइंट है, व्यू पॉइंट अगर आप समझेंगे. ऑयल तक तो टैरिफ था, ठीक है. अब जैसे ही हमारे यहां शांति बिल प्रपोज होता है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करने लग जाते हैं न्यूक्लियर पावर सेक्टर में. वहीं पर यूएसए आकर कहता है कि यूरेनियम भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो रशिया से अपनी कंट्री में, तो भी आप पर टैरिफ लगाने का खतरा है. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के पास यूरेनियम रिजर्व्स बहुत कम क्वांटिटी में है. ठीक है, यूरेनियम रिजर्व्स नहीं है हमारे पास, हम यूरेनियम को इंपोर्ट करते हैं. उस के चलते हुए भी अब जो हमारा जो विजन था प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर सेक्टर, उस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है. हालांकि इसमें क्लियरली इंडिया का नाम नहीं लिया गया है, ये नहीं कहा गया इंडिया पर, लेकिन यहां पर एक वार्निंग शो करी गई है कि जो 25% अभी फिलहाल टैरिफ लग रहा है, 25% जो टैरिफ है इसको बढ़ाकर 500% तक कर सकता है यूएसए. ओके, और यहां पर ये बिल जो है ये यूएसए की पार्लियामेंट में पास हुआ है बकायदा. यहां पर इट इज नॉट अ यूनिलैटरल, एक तरह से सिर्फ ट्रंप साहब का डिसीजन नहीं है, ये पूरे पार्लियामेंट का डिसीजन है. ठीक है, यहां पर बात करी गई है कि ऑयल और यूरेनियम अगर रशिया से हम परचेज करेंगे, जो भी कंट्री परचेज करेगा उसे 500% तक का टैरिफ झेलना पड़ सकता है. ठीक है, 500% तक का टैरिफ बहुत बड़ी टैरिफ हो जाती है. ठीक है, यहां पर यह बात कही गई है इसमें पूरे आर्टिकल में मेन पॉइंटर. ठीक है, हमने ये चीज देखी, इसके आगे चलते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी समथिंग यूनिक आई फाउंड इन द टुडेज न्यूज़पेपर. बहुत ही यूनिक चीज आज के न्यूज़पेपर में मिली है. ठीक है, क्या है? जादवपुर यूनिवर्सिटी डेवलप्स ब्रेल गेम. ठीक है, एक ब्रेल गेम डेवलप किया है फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल. ठीक है, स्पेशली एबल्ड पीपल जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए, टू ब्रिंग डिसेबिलिटी इन लिटरेचर सेंटर स्टेज. ठीक है, उन लिटरेचर में डिसेबल्ड लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए, उनको और इंक्लूसिव सोसाइटी करने के लिए एक नया तरीके का एक ब्रेल गेम डेवलप हुआ है. ठीक है, इस गेम का नाम आप याद रखेंगे. गेम का नाम क्या है? तो अगर हम गेम के नाम की बात करें तो इट इज क्रिपलेट. ओके, क्रिपलेट, ये नाम याद रखेंगे आप. ठीक है, पीसीएस में वन लाइनर के तौर पर ये पूछा जा सकता है क्रिपलेट क्या है. ठीक है, और ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस चीज को कोट कर सकते हैं. अब ये क्रिपलेट है क्या? बेसिकली यहां से तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक ब्रेल गेम है. ठीक है, जैसे हम ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि हम टच करके सेंस करते हैं. ठीक है, जो लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, देखने की क्षमता नहीं होती है जिनमें, तो वो विजुअली किसी चीज को टच करके उसे पढ़ते हैं. ठीक है, ताकि वो उनको भी रीडिंग का जो है एक्सरसाइज मिल सके. अब यहां पर एक चीज बात करी गई है कि अभी तक हम लोग जो लिटरेरी फिगर्स हैं, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में हमें दो ही नाम देखने को मिलते हैं. एक तो जॉन मिल्टन और दूसरे हैं हेलन केलर.
हेलन केलर की आपने शायद नॉवेल पढ़ी हो अपने स्कूल लेवल्स में, ठीक है, ये करिकुलम में भी थी हेलन केलर की जो नॉवेल थी, ठीक है, हेलन केलर शायद आपने पढ़ी हो। तो ये दो लिटरेचर ऐसे लॉरियट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जो कि चैलेंज्ड हैं, विजुअली चैलेंज थे, और इन्होंने डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटी कितना अच्छा योगदान दिया है लिटरेचर की फील्ड में, लेकिन इसे कहीं ज़्यादा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर एक बुक का नाम बताया गया है, ठीक है, वो बुक आपको देखनी होगी और याद रखनी होगी। क्या है बुक का नाम और उसके राइटर का नाम, विच मे बी आस्क्ड इन यूपीएससी ऑल्सो। कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज, इन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है चैतन्य चरितामृत, ठीक है, चैतन्य चरितामृत, जो कि एक बंगाली लिटरेचर है, ठीक है। वहां पर उन्होंने इस चीज को बताया है कि किस तरह से इन्होंने भी यही सेम, अभी तक हम जॉन मिल्टन और हेलन केलर के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इस एस्पेक्ट में हम कुछ ऐसे राइटर्स को भी पढ़ेंगे जो कि लेस नोन है, ठीक है, लेसर नोन पीपल जो डिसेबल्ड थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर की फील्ड में, हम उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो जो गेम है उसका नाम क्या है, क्रिप्लिट, इस चीज को याद रखेंगे, क्रिप्लिट है, ठीक है। ये बुक आपसे पूछी जा सकती है, यूपीएससी में भी आ सकती है। चैतन्य चरितामृत, हु इज द ऑथर, कृष्णदास कविराज, कृष्णदास कविराज के द्वारा लिखी गई है किताब चैतन्य चरितामृत। और यहां पर एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करी गई है, ठीक है। ये जो गेम बनाया है ये बहुत ही इंक्लूसिव गेम बनाया गया है। इंक्लूसिव गेम किस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको लेकर, जेंडर को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को लेकर, ठीक है, इसके साथ ही क्वीर और ट्रांसजेंडर डिसेबिलिटीज को भी इस गेम में इंक्लूड किया गया है। तो दो पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज क्रिप्लिट जो गेम है, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा, दिस बुक चैतन्य चरितामृत, विच इज ऑथर्ड बाय कृष्णदास कविराज, इन्होंने इस बुक को ऑथर किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसडीपी, जीएसडीपी की बात करी गई है, इसे अगर हम समझें तो क्या है बेसिकली, इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स अनहैप्पी हैं, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनहैप्पी हैं। फाइनेंशियली अनहैप्पी क्यों है, फाइनेंशियल अनहैप्पी? तो इसमें कुछ कारण बताए गए हैं। क्या रीजंस बताए गए हैं? सबसे पहले जो हमारा जीएसटी रिफॉर्म आया, जीएसटी रेट कट्स हुए, तो उसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से स्टेट्स को काफी ज्यादा टैक्स रिडक्शन देखने को मिला, जो उनका रेवेन्यू सोर्स था उसमें एक गिरावट देखने को उन्हें मिली, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो सेंटर है, सेंटर डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि ये पैसा आपको दिया जा रहा है और ये पैसा आपको इस पर्टिकुलर पर्पस के यूज में ही लाना है, इसके अलावा आप उस पैसे को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और रीजंस और इस आर्टिकल में देखते हैं, ठीक है। सेंटर जो रिसोर्स, सेंटर जब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, सेंटर जब डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को, तो सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पर किस स्टेट्स को कितना हम डिवॉल्व करेंगे, कितना रेवेन्यू शेयर करेंगे स्टेट्स के साथ, ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लिया जाता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ही टैक्स रिवोल्यूशन का जो है फॉर्मूला भी शेयर करता है। अब यहीं पर कि जो ग्रांट्स इन एड और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनका भी, उनसे भी रिसोर्सेज ट्रांसफर होती हैं स्टेट्स को। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो जीएसटी रेट कट्स हुई हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो डोमिनेंस बढ़ा है, वहां से स्टेट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेट की ऑटोनॉमी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। स्टेट की ऑटोनॉमी पे फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत देखने स्टेट्स को फेस करनी पड़ रही है फाइनेंशियल तौर पर। अगर आप इसमें देखेंगे, इस आर्टिकल में बात करी गई है कि सपोज महाराष्ट्र है या कर्नाटक है या तमिलनाडु है, ठीक है, दीज स्टेट्स ऑन वन साइड, वाइल बिहार
एंड यूपी ऑन द अदर साइड। ये जो स्टेट्स हैं ये ज्यादा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, ज्यादा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ये स्टेट्स इतना बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो टैक्स का डिवोल्यूशन है वो सेम होता है दोनों स्टेट्स में, ठीक है। टैक्स दोनों स्टेट्स को सेम, मतलब जो रेवेन्यू है सेंटर के द्वारा जो मिल रहा है सभी को बराबर मिल रहा है, तो वो इक्विटी के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ स्टेट्स जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और ज्यादा सेंटर तक टैक्स कलेक्शन पहुंचाते हैं, ठीक है, और वहीं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, लेकिन फिर भी उन्हें इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर जो है अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। ये पूरी बात कही गई है इस आर्टिकल में, ठीक है, इस आर्टिकल में ये चीज कही गई है। अब इसका एक सोल्यूशन बताया गया है। सोल्यूशन क्या बताया गया है? सोल्यूशन इज जीएसडीपी। जीएसडीपी, इस टर्म को आप याद रखेंगे। सोल्यूशन है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि जो स्टेट जितना ज्यादा अपना जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है उस बेसिस पर आपको टैक्स का डिवोल्यूशन करना चाहिए स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सपोज किस तरह से इस चीज को समझेंगे, एक तरफ कर्नाटक और एक तरफ हम ले लेते हैं यूपी को, ठीक है। अगर कर्नाटक की जीएसडीपी इज कंसिडरेबली हाई, ज्यादा है कर्नाटक की जीएसडीपी, और यूपी की जो जीएसडीपी है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट दैट, फिगर्स में बात करें, ठीक है, ये इसकी जो जीएसडीपी है वो बहुत कम है। तो यहां पर जो सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर जब टैक्स को डिवॉल्व कर रहा है दो स्टेट्स के बीच में, तो जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसका जीएसडीपी ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स मिलना चाहिए, और जो स्टेट कम जीएसडीपी परफॉर्म कर रहा है उसे कम मिलना चाहिए। ये एक एज अ सोल्यूशन इस आर्टिकल में बात करी गई है जीएसडीपी में, ठीक है। यहां बताया गया है उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ट्रांसफर्ड फॉलोड बाय बिहार एंड वेस्ट बंगाल, हाउएवर दीज स्टेट्स अकाउंटेड फॉर ओनली दीज फिगर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ कंबाइंड डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी कलेक्शंस, ठीक है। और इसके यहां पर क्या बात करी गई कि उत्तर प्रदेश जो है उसको बहुत लार्जेस्ट शेयर मिला स्टेट के द्वारा, उसके बाद बिहार को मिला, फिर वेस्ट बंगाल को मिला, और उनके जो जीएसडीपीस थे वो भी बहुत कम थे, उनका कंट्रीब्यूशन कम था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें महाराष्ट्र को, तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे रिसीव जो हुआ वो बहुत कम हुआ इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट्स, ठीक है, उन्हें बहुत कम जो है डिवॉल्व हुआ। आप जानते हैं कि सेंटर अभी 41% पे, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अभी हम 41% जो है टैक्स डिवोल्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। स्टेट्स को 41% जो है जा रहा है, ये हो रहा है। ये पूरी कहानी इस आर्टिकल में बताई गई कि किस तरह से जीएसडीपी जो है इसको एज अ टूल हमें लेना चाहिए फॉर द टैक्स डिवोल्यूशन पर्पस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। अगर हम आगे चलें तो गवर्नमेंट सीक्स फीडबैक ऑन ड्राफ्ट बिल टू रेगुलेट पेस्टिसाइड्स, प्रमोट सेफ एंड इफेक्टिव यूज। यहां पर पेस्टिसाइड से रिलेटेड एक प्रपोज्ड बिल है, ठीक है, जिसका ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया गया है पब्लिक ओपिनियन को सॉर्ट करने के लिए, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल से रिलेटेड वो अपने ओपिनियंस को दे सकें। इस पर्पस से इस बिल को पब्लिक कर दिया गया है और यहां से उस बिल पर अपने ओपिनियंस मांगे गए हैं, ठीक है। और जो आने वाला सत्र है उसमें ये बिल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं, जब ये बिल एक्चुअल में पार्लियामेंट में आएगा तब ये बिल इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल हमें देखना है कि इंटेंशन क्या है इस बिल के पीछे, ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो हमारी केंद्र की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, कृषि मंत्रालय है, उन्होंने ड्राफ्ट पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल लाने का फैसला लिया है, जो कि हटा देगा इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 1968 का इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, इसे रिपील करके अब पेस्टिसाइड एक्ट लाने की बात चल रही है, ठीक है। क्या प्रोविजंस हैं इसमें, क्या चीजें लेकर आनी जाएंगी, ठीक है, क्या की फीचर्स है। ये बिल रेगुलेट करेगा मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट
पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल, ताकि जो पेस्टिसाइड्स है उसका सेफ मैनेजमेंट हो सके। तो ये सारे फीचर्स इस बिल में रहेंगे। इसके साथ ही यहां पर बात करी गई है कि हम शिफ्ट करेंगे केमिकल पेस्टिसाइड से बायो पेस्टिसाइड्स की तरफ। अब बायो पेस्टिसाइड्स हम बायो मटीरियल्स, बायो फर्टिलाइजर्स बहुत बार न्यूज में देख चुके हैं, ठीक है। यहां पर बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स की बात करी गई है कि हम बायो पेस्टिसाइड्स, ये बायो पेस्टिसाइड्स को हम यूज करेंगे, और वो पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पर बिल्ड है। ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पर जो पेस्टिसाइड्स बनाए गए हैं या जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम यूज करेंगे, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल की बात करी गई है, यहां पर पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन दी गई है। पेस्टिसाइड को डिफाइन किया गया है कि पेस्टिसाइड क्या होता है। पेस्टिसाइड एक तरह का सब्सटेंस होता है या एक मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है? different chemicals, biological or biological origin intended to prevent, destroy, repeal, mitigate, control pest। एग्रीकल्चर में जब कीट पड़ जाते हैं, कीटनाशक इन्हें हिंदी में बोला जाता है, जब कृषि में किसी भी केमिकल की वजह से, ठीक है, केमिकल मिक्सचर या बायोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से कभी कीट पड़ जाते हैं, उन कीट को पेस्टिसाइड बताया गया है। एक तरह से डेफिनेशन दी गई है, और यहां पर एक बिल, मतलब पेस्टिसाइड को हम प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं उस चीज की पूरी बात इस आर्टिकल में कही गई है, ठीक है। ड्राफ्ट बिल है अभी, और इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है कि अगर हम इस बिल का वायलेशन करेंगे, जो अगर ये एक्ट बन जाता है, इसका वायलेशन होगा, तो आपको 10 लाख से 50 लाख तक पनिशमेंट भी दी जा सकती है, या फिर 5 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान इसमें लाया गया है, ठीक है। ये था इस आर्टिकल से रिलेटेड। और इसके बाद काफ़ी दुखद न्यूज़ है, जो हमारे इकोलॉजिस्ट, फेमस इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल जी का निधन हो गया है, ठीक है। इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया, वेस्टर्न घाट्स के लिए काफ़ी काम किया गया था, काफ़ी काम किया इन्होंने, और इन्होंने पर्सपेक्टिव चेंज किया, ये लोगों की आवाज़ बने कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आज भी जो एक मुद्दा बना हुआ है कि हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें या कंजर्वेशन पे ध्यान दें, तो इस पूरे आर्टिकल में जो बताई गई हैं चीज़ें, वो ये बताई गई हैं कि किस तरह से इनिशियल ईयर्स में माधव गडगिल जी भी क्या कर रहे थे, एक अर्बन कंजर्वेशन अप्रोच रख रहे थे। अर्बन कंजर्वेशन अप्रोच था इनका भी, जिसमें कहा गया था कि जो ट्राइबल लोग हैं या जो इंडिजिनस लोग हैं वहां रहने वाले, उनको जो कोर इलाका है, ठीक है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से निकाल देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि जो ट्राइबल लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं वहां के, दे आर द एक्चुअल कंजर्वेशनिस्ट, वो ही डीप इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वही असली तौर पर इनको इन ट्राइबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की रक्षा कर रहे हैं और इन्हें कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक का नाम है अ वॉक अप द हिल, अ वॉक अप द हिल लिविंग विथ पीपल। लिविंग विथ पीपल एंड नेचर, ये बुक पब्लिश हुई थी 2023 में। 2023 में ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये बुक जो है आपकी, ये ऑटोबायोग्राफी है माधव गडगिल जी की, 2023 में पब्लिश हुई थी। दिस बुक कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, वहां पर ये बुक पूछी जा सकती है कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, अ वॉक अप द हिल लिविंग विद पीपल एंड नेचर। ये बुक आपकी 2023 में पब्लिश हुई थी। इसके साथ ही माधव गडगिल जी जो हैं हमारे, इन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स पर भी काफी काम किया था, ठीक है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, ESZs, ठीक है। क्या है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट? इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड फ्रेजाइल regions around a protected area. For example, सपोज ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, इसका एक कोर होता है, ठीक है, कोर नेशनल पार्क, जहां पर एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती हैं, ठीक है, वहां पर आप किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहां पे आपको जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनकी परमिशन के द्वारा ही, यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस
बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसके बाद एक बफर जोन आ जाता है, बफर जोन आ जाता है और यहाँ से नॉर्मल जो लोगों की लाइफ है वो शुरू हो जाती है। अब इन्होंने कहा था कि हमें ऐसे जोन्स बनाने होंगे कि ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट वाले जोन है या जो जोन्स हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास हैं, वहां पर हमें ऐसे जोन्स बनाने होंगे जो कि इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब भाई इंसान को तो पता है कि यहाँ से कोर एरिया शुरू हो रहा है, लेकिन क्या जानवर को पता है? जानवर को ये बात नहीं पता कि ये डिमार्केटेड एरिया है। एनिमल डज नॉट नो। ठीक है, हाथी अगर यहाँ पर है तो हाथी को नहीं पता है। इसी के चलते ESZs को फॉर्मुलेट किया गया था। ये क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें नोटिफाई करती है और ये 10 किलोमीटर का एरिया होता है। ठीक है, अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया। जो भी आपका प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अराउंड जो 10 किलोमीटर का इलाका होगा, ठीक है, ये आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में कैटेगराइज किया जाएगा और ये गवर्न होता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये गवर्न किया जाता है। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल इसमें सबसे पहली होती है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती हैं, आप वो एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? जैसे कमर्शियल माइनिंग। कमर्शियल माइनिंग आप नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं वो इंडस्ट्रीज आप सेटअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स सेटअप नहीं किए जा सकते हैं यहां पर। ठीक है, वुड का कमर्शियल यूज नहीं हो सकता, वुड का कमर्शियल यूज नहीं हो सकता। टूरिज्म भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और जो भी वेस्ट है उसका डिस्चार्ज भी आप इन एरियाज में नहीं कर सकते। ये होती हैं प्रोटेक्टेड एक्टिविटीज। इसके बाद आती हैं कुछ होती हैं रेगुलेटेड एक्टिविटीज, जो कि आप परमिशन के साथ कर सकते हो। ठीक है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जो कि जब कही जाएं या जिन पर कोई डिसीजन लिया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा, वही एक्टिविटीज होती हैं। इसमें आती हैं आपकी फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को थोड़ा सा बहुत काटा जा सकता है। ठीक है, होटल्स बनाए जा सकते हैं, रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है यहाँ पे। नेचुरल वाटर का कमर्शियल यूज, नेचुरल वाटर को कमर्शियली यूज किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल्स यहाँ पर डाली जा सकती हैं, इलेक्ट्रिकल टावर्स यहाँ पर डाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स यहाँ पर डाली जा सकती हैं इसमें। ठीक है, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं, रोड्स का वाइडन अप हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हमें एग्रीकल्चर में कोई ड्रास्टिक चेंज करना है, ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में कोई ड्रास्टिक चेंज करना है तो वो भी रेगुलेटेड एरियाज के अंडर आता है। इसके बाद एक तरह की कैटेगरी आती है जो है परमिटेड एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो कि परमिटेड हैं, आपको किसी की आज्ञा नहीं लेनी है उसमें। ठीक है, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ठीक है, जो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है वो आप कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग परमिटेड एक्टिविटीज के अंदर आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और अगर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी है तो वो भी आप परमिटेड एक्टिविटीज के तहत कर सकते हो। उसमें कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये था पूरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से रिलेटेड। ये शॉक एब्जॉर्बर जोन्स होते हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब, एक ट्रांजिशन एरिया के तरह काम करते हैं। ठीक है, आपका कोर, फिर ये आपका ट्रांजिशन जोन, और फिर ये आपका बफर जोन। ठीक है, यहां जहां से नॉर्मल शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ISA जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्या है
यूएसए ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएस जो है वो एग्जिट कर रहा है, यूएसए जो है एग्जिट कर रहा है 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से और ट्रीटी से, ऐसे 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी से यूएस अपना विड्रॉ करेगा, ठीक है, जो कि यूएसए की नजर में इनइफेक्टिव है, ठीक है, यूएसए की नजर में इनइफेक्टिव है। इससे दिक्कत सबसे बड़ी ये आएगी कि जो यूएसए का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, टैक्स पेयर्स जो उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट यहां पर रुक जाएगा। अब दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से यूएसए ने एग्जिट लिया है, वो है आपका सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आपका COP21 में बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, COP21 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 2015 में पेरिस में, और इंडिया और फ्रांस का ब्रेन चाइल्ड था ये, भारत और फ्रांस ने मिलकर इस चीज को दिया था, ठीक है। प्रेजेंटली इसमें 125 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, और हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करी थी कि 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट किया था 2030 तक, लेकिन अब ये खतरे में है क्योंकि यूएसए ने इसमें से एग्जिट ले लिया है, ठीक है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में से अलायंस था, ठीक है, जिसमें से यूएस ने एग्जिट ले लिया है। इसके साथ ही यूएनएफसीसी की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, रियो अर्थ समिट 1992 में यूएनएफसीसी बनाया गया था ताकि जो पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जाए, उसमें अडेप्टिव मेजर्स लिए जाएं, मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएं, उसके लिए ये रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। ये ब्राजील में हुई थी। इसमें रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जिन्हें हम कॉप बोलते हैं। रिसेंटली COP30 हुई है बेलेम में, ठीक है, ये भी ब्राजील में है। अब यहां से भी यूएसए ने एग्जिट ले लिया है, ठीक है। ये था आपको जानना कि किस तरह से यूएसए जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, पता नहीं क्यों। जो जितने भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आप लास्ट वीक में देख चुके होंगे यूएस से रिलेटेड, वेनेजुएला पे हमला, अब वेनेजुएला पे टेक ओवर करना, ठीक है, ग्रीनलैंड से रिलेटेड विवाद हो गया, अब 66 ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट लेना, रशियन ऑयल्स, रशियन सैंक्शंस लगाना, रशिया और बाकी कंट्रीज जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं उन पर सैंक्शंस लगाना, तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है, ठीक है। और ये एक एथिकल कंसर्न आपके मेंस के क्वेश्चन में एज अ क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। 100% चांसेस हैं कि इस बार आने वाले पेपर में, मेंस में आपको जरूर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि इस तरह से हेजेमनी एस्टेब्लिशमेंट पे बात करेगा कि क्या किसी देश को राइट है अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश करने का, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबली हेजेमनी एस्टेब्लिश करने का क्या अधिकार है, या अधिकार है, एथिकल है या नहीं है। एथिक्स के पेपर में भी ये एक केस स्टडी या नॉर्मल क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो एक नई स्कीम आई है, दैट इज टैक्स रैम्प्स। अब यहां पर जो TEX है इसे आप रिलेट कीजिएगा टेक्सटाइल से, ठीक है, टेक्सटाइल से है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उन्होंने एक MOU साइन किया है 15 स्टेट्स के साथ, ठीक है, और इस स्कीम का पूरा नाम जो है टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च। टेक्सटाइल की फील्ड में रिसर्च होगी, असेसमेंट होगा, मॉनिटरिंग होगी, प्लानिंग एंड स्टार्टअप। तो यहां से TEX RAMPS टैक्स रैम्प्स, ठीक है, ये स्कीम बनाई गई है। बेसिकली 2 दिन की एक नेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी में, वहां पर इस चीज को लिया गया है। PCS के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका थीम इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन, ये इसका थीम है जो अभी 2 डे की कॉन्फ्रेंस हुई है। यहां पर बेसिकली ये स्कीम लेकर आई है टेक्सटाइल की हम क्वालिटी बढ़ा सकें, टाइमलीनेस बढ़ा सकें और उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकें। ये प्रेस रिलीज में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कहा है, और यहां पर एनुअल ग्रांट दी जाएगी 12 लाख की हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। इसके साथ ही 1 लाख तक का आपको
एडिशनल ग्रांट दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो ये स्कीम है, स्कीम का नाम TXRAMPS, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, टैक्स रैम्प्स रिलेटेड कौन ये स्कीम है रिसेंटली इन न्यूज, और ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। थीम यूपीएससी में नहीं आता है, पीसीएस में थीम आ सकता है कि जो 2 डे की टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस हुई है उसका थीम क्या है, तो थीम है इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन, ठीक है। ये था इस आर्टिकल में। सो विद दिस आर्टिकल वी आर डन विद टुडेज क्लास, और होप आप सभी को समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज ऑफलाइन सेंटर पर आइए, ऑफलाइन सेंटर विजिट कीजिए और अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। लेकिन पढ़ना मत छोड़िए, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठंड पड़ रही है पता है, अपने आपके हेल्थ की केयर कीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। विद दिस स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, जय भारत।